नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी मेरे भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिएगा। आपके एग्ज़ाम में अगर बात करें तो हिंदी से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके एग्ज़ाम में हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसे में हिंदी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है और ऐसे प्रश्नों को देखने की आवश्यकता है जो कि आपके एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज के सेशन में हिंदी के प्रश्नों को करने वाले हैं और हिंदी के प्रश्नों को हम लोग टॉपिक वाइज करते चलेंगे, एक तरफ से करते हुए देखते हुए चलेंगे। उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है और ऐसे प्रश्न जो बार-बार पूछे जाते हैं तो उन प्रश्नों को हम लोग सीरियल वाइज एक तरफ से हिंदी के प्रश्नों को करेंगे। हिंदी के प्रश्नों को मैक्सिमम आपको सही करना है और जितने ज़्यादा आप हिंदी में क्वेश्चंस को सही करेंगे आपका सिलेक्शन उतना ज़्यादा सुनिश्चित होगा। ठीक है, अगर आप हिंदी में क्वेश्चंस को गलत करते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। आपको कोशिश करना है कि हिंदी में 1, 2 या फिर मैक्सिमम 3 क्वेश्चन गलत हो, इससे ज़्यादा क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आप इतने क्वेश्चन गलत करते हो, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तक गलत करते हो, 3 क्वेश्चन तक गलत करते हो तो फिर ठीक है। अगर इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप गलत करते हो तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी, आपके एग्जाम में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर यही कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम सही हो सकें और आप बेहतर कर सको हिंदी में। जितना बेहतर आप हिंदी में करोगे आपका सिलेक्शन उतना अच्छा होगा। तो हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज हिंदी के उन सभी प्रश्नों को करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और उम्मीद है आप लोगों ने सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? आपसे प्रश्न, पहला ही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, उच्चारण कहते हैं, पद कहते हैं या फिर शब्द कहते हैं? तो क्या आंसर कर देंगे? तो आप आंसर कर दोगे, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको कहते हैं वर्ण। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरा प्रश्न, ठीक है, दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर जितनी चीज़ों को हाईलाइट करता चल रहा हूँ, अंडरलाइन करता चल रहा हूँ या फिर जिनको सर्कल में करता चल रहा हूँ, उन चीज़ों को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण कहलाती है। वर्ण को हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं, एक होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। स्वर वो होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, वो आपके स्वर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वो स्वर कहलाते हैं और जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है वो आपके व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या बात करें तो कुल वर्णों की जो संख्या होती है वो 52 होती है। वहीं अगर हम लोग स्वरों की बात करें तो स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 41 होती है। ठीक है, कुल कितनी होते हैं? तो कुल 52 होते हैं। स्वर वो होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की आवश्यकता होती है, वो व्यंजन कहलाते हैं। तो ये तो आपको सबको पता होगा। ठीक, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, भाषा की सर्वोत्तम जो सार्थक लघुत्तम इकाई होती है वो क्या होती है? शब्द होता है, वर्ण होता है, अर्थ होता है, मात्रा होता है। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो होती है वो शब्द होती है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या आंसर करोगे? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और ठीक है आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। भाषा की मूल इकाई क्या है? बताइएगा, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। भाषा की मूल इकाई क्या होती है? अक्षर होता है, ध्वनि होता है, संकेत होता है या फिर वर्णमाला होता है? क्या आंसर कर दोगे? तो आंसर कर देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या आप आंसर कर दोगे किसको? बी का आंसर कर दोगे, ध्वनि होता है। ठीक है, भाषा की मूल इकाई क्या हो जाती है? तो आप आंसर कर दोगे ध्वनि। भाषा की मूल इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई या फिर कहे मूल इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो बी आंसर कर दोगे। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न हम लोग एक तरफ से प्रश्नों को करेंगे और सभी प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में बार-बार पूछे जा रहे हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों की अगर हम लोग बात करें तो वर्णों के कितने भेद हो जाएंगे? तो आप आंसर कर दोगे 2 भेद हो जाएंगे। कौन कौन से? एक हो जाता है स्वर और एक होता है व्यंजन। ठीक है, जिनकी बात हम लोग प्रारंभ में ही कर चुके हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो स्वर और व्यंजन वर्णों के 2 भेद होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी होती हैं? तो कुल अगर हम लोग वर्ण लिपियों की बात कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे? तो टोटल अगर कुल की बात करेंगे तो कुल हो जाते हैं 52 हो जाते हैं। ठीक है, कितने? तो कुल 52 हो जाते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। अच्छा, ये देखिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारे आपके एग्जाम में प्रश्न जाते हैं। अगर मैं बात करूँ तो आपके एग्जाम में
5 से 10 प्रश्न सिर्फ बस इतनी ही दूरी से बनने वाले हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो 5 से 10 प्रश्न आपके यहीं से घुमा फिरा के आपके हिंदी में बनने वाले हैं। जितनी चीजों को हाईलाइट करता चल रहा हूँ, सर्कल करता चल रहा हूँ, अंडरलाइन करता चल रहा हूँ, उनको विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो आप स्वरों के नाम याद रखिएगा, कौन कौन से स्वर हैं उनकी संख्या याद रखेंगे। तो ये तो आपके स्वर हैं, ठीक है, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ औ। तो ये आपके 11 स्वर हैं। तो सबसे पहले तो आप स्वरों को याद रखेंगे। ठीक, व्यंजन से जो प्रश्न बनते हैं वो आपके उच्चारण स्थान से प्रश्न बनते हैं कि उच्चारण स्थान किसका क्या है। तो यहाँ से उच्चारण स्थान से प्रश्न बनते हैं, तो आपको सबके उच्चारण स्थान याद रखने। जैसे कंठ जो है, कंठ किसका उच्चारण स्थान होता है, तो का वर्ग का होता है, और का वर्ग में कौन कौन से आते हैं, तो का खा गा घा अंग आते हैं। तालव्य किसका उच्चारण स्थान है, तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान है, और चा छा जा झा यहाँ इसमें आता है। मूर्धन्य अगर आपसे पूछा जाए किसका उच्चारण स्थान है, तो टा वर्ग का है, और टा वर्ग में टाठा डाढ़ा अड़ा आएगा। दंत अगर हम लोग बात करें किसका उच्चारण स्थान है, तो आप आंसर कर दोगे ताथा दादा ना। अगर हम लोग ओष्ठ की बात करें, ओष्ठ की उच्चारण स्थान है, तो आप आंसर कर दोगे पापा बाबा माँ। ठीक है, तो ये आपको पहले तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर आपको अंतस्थ व्यंजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको अंतस्थ व्यंजन याद रखना है। ठीक है, क्या करना है, तो आपको अंतस्थ व्यंजन याद रखना है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तियारा लावा होता है, तो ये आपको अंतस्थ व्यंजन याद रखना है। ऊष्म व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय क्या हो, घर्षण हो, ऊष्मा उत्पन्न हो, वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो उस व्यंजन की संख्या याद रखनी है, 4 होती है, बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा, हा। संयुक्त व्यंजन आपको याद रखना है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो आप आंसर करोगे छात्रज्ञ, ठीक है, र और स्रा, तो ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, अयोग वाह आपको याद रखना है। अयोग वाह कौन से होते हैं, तो अंगा और आह आपके अयोग वाह होते हैं। ठीक है, तो 5 से 10 प्रश्न आपके बस इतनी ही दूरी से बनने वाले हैं। 5 से 10 प्रश्न जो है वो आपके इतनी ही दूरी से बनने वाले हैं, और इनको आपको 5-6 बार अच्छे से दोहरा लेना है। यहाँ से 5 से 10 प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और चीज है जिसको आपको याद रखना है, यहाँ पर जिसको समझना है आपको, वो क्या है, तो वो है द्विगुण व्यंजन। ठीक है, क्या है, तो द्विगुण व्यंजन जो है वो आपका डा ढा हो जाएगा, द्विगुण व्यंजन हो जाएगा। अयोग वो आपका अंगा आ हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन क्या हो जाएगा, छात्रज्ञ और स्रा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है, क्या आंसर करोगे, तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है। क्या आंसर कर देंगे, तो आप आंसर कर दोगे वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यूपी बीएड एग्जाम 2007 में पूछा गया है। यूपी बीएड एग्जाम 2007 में पूछा गया है। ठीक है, क्या होगा, तो यूपी बीएड एग्जाम 2007 में पूछा गया है। ठीक है, वर्णमाला कहेंगे। ठीक, आगे बढ़िएगा। कौन सा स्वर नहीं है, अब बताइएगा कौन सा स्वर नहीं है, आपसे ये पूछ रहा है कौन सा स्वर नहीं है, आपसे ये पूछ रहा है। मैंने आप लोगों को दिखाया था कि अच्छे से स्वर देख लो। यूपी बीएड एग्जाम 2007 में पूछा गया प्रश्न है। यूपी बीएड एग्जाम 2007 में पूछा गया प्रश्न है, और अगर एक बार पूछा गया है तो दोबारा भी पूछा जा सकता है। आंसर कर दोगे आपका बा। बा क्या है, तो ये व्यंजन होता है, ये स्वर होता ही नहीं है। ठीक है, बा क्या होता है, व्यंजन होता है। ठीक है, कौन से वर्ग में आएगा, तो पा वर्ग में आएगा। ठीक है, कौन से वर्ग में आएगा, तो पा वर्ग में आता है पा। ठीक है, जो बा है तो ये किसमें, पा वर्ग में आता है, पापा बा भा मा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से री क्या है बताइएगा, तो री क्या है, री के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछ रहा है। मैंने आपको स्वर दिखाया था, और स्वरों में आपने ध्यान दिया होगा, तो री आपको दिखा रहा होगा। तो री क्या है, तो री एक स्वर है। ठीक है, क्या है, स्वर है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ औ, तो ये क्या हो जाएंगे, तो ये आपके स्वर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें भी आपसे क्या होता है, आपसे मूल स्वर पूछा जाता है। तो मूल स्वर अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर करोगे छोटा, छोटी, छोटाऊ, री, ये क्या होते हैं, ये मूल स्वर होते हैं। अगर आपसे संयुक्त स्वर पूछा जाए तो संयुक्त स्वर क्या करोगे, तो संयुक्त स्वर होते हैं ए ओ औ, ये आपके क्या होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। अब संयुक्त स्वर क्या होते हैं, तभी उनकी हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको और 2 चीजें दिख रही होंगी। एक आपको दिख रहा होगा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मांत्रिक समय लगता है, वो आपके क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, वो आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर कहलाते हैं कौन से, तो दीर्घ स्वर कहलाते हैं जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, वो आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आपको याद रखना है, आपको यहाँ पर याद रखना है कि कौन से ह्रस्व स्वर हैं और कौन से दीर्घ स्वर है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे करके आपसे पूछ लेगा कौन सा ह्रस्व स्वर है, कौन सा दीर्घ स्वर है। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है, कौन से शब्द में री की मात्रा, अब आप उच्चारण करोगे तो आपको पता चल जाएगा। वृष्टि, रिपु, क्रिया, वर्षा, क्या हो जाएगा,
तो आप आंसर कर दोगे वृष्टि। वृष्टि में क्या हो रहा है, तो री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। अच्छा जरा जल्दी से मुझे बताओ वृष्टि शब्द का अर्थ क्या होता है। बताओ वृष्टि शब्द का अर्थ क्या होता है, जल्दी से ये बताइएगा वृष्टि शब्द का अर्थ क्या होता है। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उनको क्या कहते हैं, बताइएगा। तो ऐसे ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उनको क्या कहते हैं, उनको हम लोग स्वर कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो उनको हम लोग स्वर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा स्वर कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न जो आपके सामने है वो है स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो ये बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो आपको पता है पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो स्वरों की संख्या होती है वो 11 होती है। ठीक है, तो पहले ही हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। स्वरों का उच्चारण, अब ये बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। आपसे क्या कह रहा है, स्वरों के उच्चारण के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वरों का जो उच्चारण होता है वो व्यंजन की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से होता है, या फिर बिना किसी सहायता से होता है। तो आप आंसर क्या कर दोगे, तो आपको पता है जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं और बिना किसी की सहायता से होते हैं। तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे स्वर किसका भेद है। 13वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। 13वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, 13वां प्रश्न आपसे कह रहा है स्वर किसका भेद है। तो आप आंसर किसको कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे किसको, वर्ण को। ठीक है, किसको, तो वर्ण का। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं। ठीक है, वर्ण के क्या होते हैं, दो भेद होते हैं। उच्चारण के आधार पर हम इनको स्वर और व्यंजन में विभाजित कर देते हैं। ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपके पूछा गया है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देखो हिंदी में क्या होता है, हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो ह्रस्व स्वर होते हैं और दीर्घ स्वर होते हैं। और संस्कृत में अगर हम लोग बात करेंगे तो प्लुत स्वर होता है। संस्कृत में 3 होते हैं, हिंदी में 2 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल 3 आंसर माना गया है, 3 माना गया है। हिंदी में 2 होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर होते हैं। और प्लुत स्वर की बात करेंगे तो ये आपको संस्कृत में देखने को मिलता है। फिलहाल यहाँ पर आंसर 3 माना गया, तुम लोग 3 मान करके चलते हैं। ठीक है, आयोग ने 3 आंसर माना है तो 3 मान करके चलते हैं। और यहाँ पर आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। अगर हम लोग ह्रस्व स्वर की बात करें तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, वो आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका दीर्घ स्वर आता है। ठीक है, दीर्घ स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, वो आपके दीर्घ स्वर होते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी देखिएगा छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा और री, ये क्या होते हैं, ये ह्रस्व स्वर होते हैं। तो इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, तो ये सब क्या है, तो ये ह्रस्व स्वर है और इनको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, ये क्या होते हैं, ये द्विमात्रिक स्वर होते हैं क्योंकि इनकी में क्या होता है, इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, तो इनको दीर्घ स्वर भी कहते हैं। तो आपको ये याद रखिएगा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से ह्रस्व स्वर होते हैं, कौन से दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, और एक मात्रिक स्वर या द्विमात्रिक स्वर किसे कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है प्लुत स्वर का। ठीक है, तो प्लुत स्वर के संदर्भ में हमको याद रखना है जो प्लुत स्वर होते हैं ये ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, क्या होता है, जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है वो आपके प्लुत स्वर कहलाते हैं। और प्लुत स्वर जो है वो हमें संस्कृत व्याकरण में देखने को मिलते हैं, हिंदी में इनका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया था तो हम लोगों ने 3 आंसर किया था। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर किसके प्रकार। अब आप कहोगे हिंदी में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते, तो यहाँ पर देखो मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहूंगा। अगर आप लोग कहोगे कि हिंदी में नहीं पूछे जाते ऐसे प्रश्न, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। आप देखोगे यहाँ पर, आप देखो क्या लिखा है, यूपी बीएड एग्जाम 2003। ठीक है, तो यूपी बीएड के एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो अगर आप लोगों को ये लगता है कि प्लुत स्वर संस्कृत में पूछा जाता है, हिंदी में नहीं पूछा जाता, तो देखो वहां से उससे संबंधित प्रश्न यूपी बीएड एग्जाम 2003 में पूछा जा चुका है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, आप ये नहीं कह सकते हो कि ये नहीं पूछा जाएगा, वो नहीं पूछा जाएगा, ऐसा नहीं वैसा नहीं। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करें ह्रस्व स्वर, दीर्घ और प्लुत, ये किसके प्रकार है, तो ये स्वरों के प्रकार हैं। ठीक है, किसके, तो ये स्वर के प्रकार हैं। ठीक है,
ह्रस्व स्वर में अगर हम लोग बात करें तो एक मात्रा का समय लगेगा, ठीक है, एक मात्रा का समय लगेगा। दीर्घ स्वर में अगर हम लोग बात करें तो 2 मात्रा का समय लगेगा, और प्लुत स्वर में अगर हम लोग बात करें तो 3 मात्रा का समय लगेगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस समूह में सभी स्वर दीर्घ है? तो अभी मैंने आप लोगों को कहा था कि अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है कि कौन से ह्रस्व स्वर है, कौन से दीर्घ स्वर है, ठीक है, कौन से प्लुत स्वर है। तो इस तरीके से तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो कौन सा समूह है जिसमें सभी स्वर दीर्घ हैं, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, बड़ी ई, ए ओ औ, ये क्या हो जाएंगे, ये दीर्घ स्वर हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और दीर्घ स्वर को क्या करते हैं, तो द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि 2 मात्रा का समय लगता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है बताइएगा। हिंदी भाषा में अगर हम लोग बात करें, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, 17वें प्रश्न का आंसर करिएगा। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो आंसर क्या कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे 4 होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं, तो 4 होते हैं, ठीक है, क्या आंसर कर दोगे, 4 होते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि 4 स्वर कौन कौन से होते हैं, तो क्या आंसर करिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि जो ह्रस्व स्वर होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं, तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे छोटा आ, छोटी ई, ठीक है, बड़ी कहाँ कर रहा हूँ, छोटा आ, छोटी ई, फिर छोटा ऊ और री, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, तो ये आपके 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे ह्रस्व स्वरों की संख्या पूछा जाए तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर 4 कर दोगे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे हम लोग, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। एक बार फिर से यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, एक बार फिर से आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप देख लो, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ह्रस्व स्वर की बात करेगा, ठीक है, क्या करेगा, अगर ह्रस्व स्वर की बात करेगा तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, या फिर कहें एक मात्रिक स्वर कौन कौन से हैं, तो छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री। वहीं अगर हम लोग दीर्घ स्वर की बात करें या द्विमात्रिक स्वर की बात करें, तो यहाँ पर आप कहोगे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ और औ, ठीक है। तो ये द्विमात्रिक स्वर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, जैसे अभी पूछा गया था, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, बताइएगा, मैंने आप लोगों को बताया है कौन से ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में क्या होगा, जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगेगा। तो क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर करोगे दीर्घ स्वर, ठीक है। क्या आंसर करोगे, तो आप आंसर करोगे दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वर को ही क्या कहते हैं, गुरु स्वर भी कहते हैं। तो इस तरीके से भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आपको दीर्घ स्वर पता है, लेकिन ऑप्शन में दीर्घ स्वर देगा ही नहीं, आपको ऑप्शन में गुरु स्वर दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऐसे भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्या हो जाएगा, गुरु स्वर, ठीक है। जो गुरु स्वर होता है या इसी को क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर में क्या होता है, द्विमात्रिक समय लगता है, ठीक है। क्या होता है, द्विमात्रिक समय लगता है, ठीक है, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, ठीक। ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, ठीक। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है, बताइएगा, क्या हो जाएगा। 19वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखो यूपी बीएड एग्जाम 2014 में पूछा गया प्रश्न है, और अगर एक बार पूछा गया है तो इसका मतलब आगे भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। यूपी बीएड एग्जाम 2014 में पूछा गया प्रश्न है, तो कौन सा दीर्घ स्वर है, तो क्या आंसर कर दीजिएगा। 19वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे किसको, चलिए बताइएगा। 19वें प्रश्न की बात करेंगे तो आंसर आप क्या कर दोगे, तो आंसर आप कर दोगे क्या, बड़ा आ कर दोगे, ठीक है। क्या कर दोगे, तो बड़ा आ कर दोगे। अब आप कहोगे कि जो ओ है, तो ये ओ भी दीर्घ स्वर है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, ओ भी दीर्घ स्वर है, ठीक है। अगर हम लोग ए की बात करें, ए भी दीर्घ स्वर है। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है, ठीक है। दीर्घ स्वर तो है, लेकिन यहाँ पर आपसे दीर्घ स्वर कह रहा है, और दीर्घ स्वर में अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जो छोटा ऊ है, छोटा ऊ तो ह्रस्व स्वर है, ये तो आपको पता है, ठीक है। छोटा ऊ अगर हम लोग ह्रस्व स्वर की बात करें तो ह्रस्व स्वर में आप क्या क्या कहोगे, तो छोटा आ, ठीक है, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएंगे, तो ये तो ह्रस्व स्वर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आप लोग अगर ए कह रहे हो, तो ए हम लोगों ने पढ़ा था कि ए जो है दीर्घ स्वर है, ठीक है। ए क्या है, तो दीर्घ स्वर है, 2 मात्रिक स्वर है, लेकिन साथ ही साथ आपको याद रखना ये संयुक्त स्वर भी है। अगर हम लोग ओ की बात करें तो ओ जो है ये भी आपका कैसा है, वो भी संयुक्त स्वर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बड़ा आ की बात करेंगे तो बड़ा आ जो है ये संयुक्त स्वर नहीं, ये सिर्फ दीर्घ स्वर है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछा जाता है, जैसे आपसे क्या कर लेता है, आपसे ये पूछ लेता है कि जो ये ए है, तो ये ए किसको मिलकर बनता है, तो ये भी आपको याद रखना है। जो ए है
ये छोटा आ और छोटी ई को मिलकर बनता है। आपसे पूछ लेता है जो ये ओ है, तो ये ओ किसको किसको मिलकर बनता है, तो छोटा आ और छोटा ऊ को मिलाकर ओ जो है ओ बनता है। तो ये भी आपको याद रखना, यहाँ से भी आपके क्या हो जाते हैं, यहाँ से भी आपके प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो संयुक्त स्वर नहीं है, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, ए ओ ऊ क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे बड़ा ऊ जो है ये संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो बड़ा ऊ जो है ये संयुक्त स्वर नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि दीर्घ स्वर है। ठीक है, क्या है, बड़ा ऊ जो है ये संयुक्त स्वर नहीं बल्कि दीर्घ स्वर है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न गारंटी के साथ बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके एग्जाम में प्रश्न गारंटी के साथ बनेंगे, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर हम लोग स्वरों की बात करें, स्वरों की कुल संख्या 11 है। ठीक है, कितने हैं, 11 है। इसमें अगर हम लोग ह्रस्व स्वर की बात करें तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, तो छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, री। ठीक, दीर्घ स्वर की अगर हम लोग बात करें तो दीर्घ स्वर क्या हो जाएगा, तो दीर्घ स्वर आपका बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक है, संयुक्त स्वर की अगर हम लोग बात करें, ऐसे स्वर जो दो स्वरों को मिलकर बन रहे हैं वो आपके संयुक्त स्वर होते हैं, और ये कौन से हो जाएंगे, तो ए ओ औ, ये आपके क्या है, तो ये आपके संयुक्त स्वर हैं। ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि ये जो तीन चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है, जो ये तीन चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, यहीं से आपके एग्जाम में एक प्रश्न बनेगा। बस इतनी ही चीजों से आपका एक प्रश्न बनेगा। तो बहुत ही आसान सा है, एक बार देखोगे चीजें याद हो जाएंगी और आपका एक नंबर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। ठीक है, कौन सा स्वर है, देखो ह्रस्व स्वर से अधिक समय, ह्रस्व स्वर से अधिक समय दीर्घ स्वर में लगता है, और दीर्घ स्वर से भी अधिक समय आपसे पूछा जाए तो आप आंसर क्या करोगे, प्लुत स्वर। ठीक है, क्या करोगे, ह्रस्व में 1 मात्रा, दीर्घ में 2 मात्रा और प्लुत में 3 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, याद रखेंगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर कौन सा बताएगा, क्या हो जाएगा। अब देखो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो ये जो प्रश्न है ये सीटेट में 1 to 5 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो सीटेट में 1 to 5 में पूछा गया प्रश्न है। प्लुत स्वर के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो आंसर क्या कर दोगे, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, ओम कर दोगे। ठीक है, बाकी अगर हम लोग बात करें, बाकी की अगर हम लोग बात करें तो बाकी सबका उच्चारण जो है वो जो है वो गलत है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे वर्तनी जो है वो गलत है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी अगर हम लोग बात करेंगे प्लुत स्वर में कौन सा हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे ओम कर दोगे। क्लियर है, ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना जाता है, बताएगा कौन सा स्वर है जिसको संयुक्त स्वर माना जाता है। ठीक है, बिहार प्राइमरी टीचर 2023 में पूछा गया प्रश्न है, बताइएगा क्या हो जाएगा, बिहार प्राइमरी टीचर में कौन सा संयुक्त स्वर है। क्या आंसर कर देंगे, तो आंसर कर दोगे आप डी आंसर कर दोगे, ए कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे, तो ए कर दोगे। ए जो है ये क्या है, तो ये संयुक्त स्वर है, दो स्वरों को मिलाकर बन रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो दो स्वरों को मिलाकर बन रहा है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देख लीजिए अच्छे से, छोटा आ और छोटी ई को मिलाकर क्या हो रहा है, ए बन रहा है। ठीक है, ए बन रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, छोटा आ और ए को मिलाकर क्या हो रहा है, ए बन रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, ए बन रहा है। ठीक है, छोटा आ और छोटा ऊ, ठीक है, क्या हो रहा है, छोटा आ और छोटा ऊ को मिलाकर क्या हो रहा है, ओ बन रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, ओ बन रहा है। ठीक है, और आ और ओ को मिलाकर क्या हो रहा है, अगर हम लोग बात करें आ और ओ को मिलाकर क्या हो रहा है, ओ बन रहा है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। तो ये चारों चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये चारों चीजें आपको याद रखनी है। छोटा आ छोटी ए बन रहा है, छोटा आ और ए बन रहा है। ठीक है, छोटा आ और छोटा ओ बन रहा है, और आ और ओ बन रहा है। ठीक है, तो ये चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान रखना है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, तो इनको क्या करते हैं, इनको मूल स्वर कहा जाता है। ठीक है, देखो ऐसे प्रश्न आपको दिखाने का और कराने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि आप देख लो आपके एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न बनते हैं, किस तरीके के प्रश्न बनते हैं, किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। अगर चीजें आपको क्लियर है, कंफर्म है, आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो एक ये रिवीजन सेशन है जिसके माध्यम से आप जो चीजें पढ़ चुके हो, जिन चीजों को आप याद कर चुके हो, उनको एक बार फिर से रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, और रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, तो आपसे कह रहा है कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा,
कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो क्या आंसर करोगे? तो इस प्रश्न की बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या आप क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या डी कर दोगे, ओ कर दोगे। क्यों कर दोगे? क्योंकि आपको पता है जो ओ है वो क्या है? तो वो संयुक्त स्वर है। ठीक है, क्या है? अगर हम लोग ओ की बात करेंगे तो ओ क्या है? तो ओ संयुक्त स्वर है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से बार बार आपके एग्जाम में प्रश्न बन रहा है, ह्रस्व स्वर से, दीर्घ स्वर से, ठीक है, संयुक्त स्वर से बार बार आपके एग्जाम में प्रश्न बन रहा है। तो यहाँ पर एक बार फिर से दिखा देता हूँ, आप देखो। बड़ा आ जो है वो आ और छोटा आ को मिलाकर बन रहा है। बड़ी अगर हम लोग बात करें तो ई और ई को मिलाकर बन रहा है, छोटी छोटी को मिलाकर बन रहा है। ऊ की अगर हम लोग बढ़ते हैं, बड़ा ऊ जो है वो छोटा ऊ को मिलाकर बन रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? तो ये सब आपके दीर्घ स्वर हो जाएंगे। संयुक्त स्वर की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो रहा है? तो ए जो है ये छोटा आ और छोटी ई को मिलाकर बन रहा है। ओ की अगर हम लोग बात करें, आ और ऊ को मिलाकर ओ बन रहा है। औ की बात करें, आ और ओ की मिलाकर के जो है वो क्या हो रहा है? तो वो आपके औ बन रहा है, तो संयुक्त स्वर है। ठीक है, तो ये अच्छे से आपको याद रखना है, यहाँ से एक प्रश्न बनेगा। आगे बढ़ेंगे। मुख्य विवर खुलने के आधार पर स्वर, इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा होता है? बताएगा समृद्ध स्वर कौन सा होता है? क्या आंसर करोगे? चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा? तो समृद्ध स्वर क्या हो जाएगा? तो समृद्ध स्वर या ऊंचा स्वर ऐसे स्वर ध्वनि होती है जिसमें बिना व्यंजन की ध्वनि बनाए जिह्वा को मुंह में जितना संभव हो सके उतना ऊंचा और तालु से समीप रखा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे अगर हम लोग बात करें क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप आंसर करोगे ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या कर दोगे बड़ी ई। ठीक है, क्या हो जाएगा? बड़ी ई। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है, उच्चारण करके आप देखोगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि बड़ी ई का उच्चारण करते समय जो आपकी जिह्वा है वो तालु से क्या होती है? स्पर्श करती है, तालु के समीप होती है। तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। जिन स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इनके अंतर्गत नहीं आता है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो जीभ के आधार पर, ठीक है, जिह्वा की क्रिया के आधार पर, ठीक है, अगर हम लोग बात करें, भेद करें, तो इसके अंतर्गत कौन नहीं आएगा? 26वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो आपका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, विवृत स्वर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो विवृत स्वर हो जाएगा। ठीक है, देखो जब अग्र भाग में जिह्वा स्पर्श करती है तो आपका अग्र स्वर होता है। ठीक है, पीछे वाले भाग में तो पश्च स्वर होता है। मध्य में अगर स्पर्श करती है तो मध्य स्वर हो जाएगा। विवृत स्वर इसमें नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये भिन्न हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो डी आंसर कर दोगे। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देखो जिह्वा के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर हम लोग जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो आपको तीन प्रकार के स्वर देखने को मिलेंगे। कौन सा? तो एक आपको अग्र स्वर देखने को मिलेगा, एक आपको मध्य स्वर देखने को मिलेगा और तीसरा पश्च स्वर देखने को मिलेगा। ठीक है, अग्र स्वर में अगर हम लोग बात करें तो जिह्वा अग्र जो है आगे वाले हिस्से में स्पर्श करती है। अगर मध्य में बात करेंगे तो मध्य वाले, और अगर हम लोग बात करें तो पश्चिम में पीछे वाले हिस्से में जिह्वा क्या करती है? तो स्पर्श करती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, विवृत स्वर क्या होते हैं? तो विवृत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख द्वारा पूरा खुलता है। ठीक है, क्या होता है? मुंह पूरा खुलता है। जैसे बड़ा आ, बड़ा आ का उच्चारण आप करोगे तो आप देखोगे क्या होगा? तो आपको पूरा मुंह खुलना पड़ेगा। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी आप देखिएगा क्या होता है। यहाँ पर भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर भी आप अच्छे से देखेंगे, मुख द्वार के खुलने के आधार पर भी स्वर को चार भागों में बांटा गया है। मुख द्वार, ठीक है, एक होता है विवृत होता है जिसमें पूरा मुंह खुल रहा है, एक होता है अर्ध विवृत जिसमें थोड़ा खुल रहा है। ठीक है, एक होता है अर्ध समृत होता है और एक होता है समृत होता है। तो ये चार प्रकार के होते हैं स्वर जो मुख द्वार खुलने के आधार पर जिनको विभाजित किया गया है। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पर आपसे प्रश्न बन गया, जैसे यहाँ पर आपसे प्रश्न बन गया कि अर्ध विवृत स्वर कौन से होते हैं। यहाँ पर आपसे प्रश्न बन गया कि अर्ध विवृत स्वर कौन से होते हैं, तो क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे ए। ठीक है, ए क्या है? तो ये आपका अर्ध विवृत स्वर है। ठीक है, क्या है? अर्ध विवृत स्वर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब आप देख लीजिए, यहाँ पर आप अच्छे से देख लीजिए और चीजों को समझ लीजिए। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है? अब एक तो पहले आपसे कह रहा है विवृत स्वर। ठीक है, विवृत क्या कह रहा है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे कि बड़ा आ। ठीक है, आप उच्चारण करके देखोगे तो मुंह पूरा खुल रहा है। दूसरे क्या होते हैं? अर्ध विवृत स्वर होते हैं। अर्ध विवृत स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, वो अर्ध विवृत कहलाते हैं। जैसे बड़ा आ, ए, आ, ओ। ठीक है, तो आधा मुंह खुल रहा है। फिर क्या होता है? अर्ध समृत होता है। अर्ध समृत क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। ठीक है, जैसे ए, ओ। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? तो ये अर्ध समृत हो जाएंगे। और चौथा क्या हो जाएगा? समृत हो जाएगा।
जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो ये आपको ये चारों चीजें आपको याद रखनी, यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको क्या करेगा, तो आपको दे करके और आपसे पूछेगा कौन सा विवृत है, कौन सा अर्ध विवृत है, कौन सा अर्ध समृत है, कौन सा समृत है। ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हो। ठीक, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है, कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है, बताइएगा क्या हो जाएगा, मूर्धन्य। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को आज के ही सेशन में आप लोगों को दिखाया था। ठीक है, आज के ही सेशन में आप लोगों को दिखाया था कि कौन सा कंठ होता है। ठीक है, कौन सा कंठ है, कौन सा तालव्य है, कौन सा मूर्धन्य है। ठीक है, कौन सा दंत है, कौन सा ओष्ठ है, मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो आप लोगों को अगर चीजें याद होंगी तो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। मूर्धन्य में अगर हम लोग बात करेंगे क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, डा ढा कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे, तो डा ढा कर दोगे। याद रखिए मूर्धन्य व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दिए गए विकल्पों में अगर हम लोग बात करें तो दिए गए विकल्पों में जो डा ढा है ये क्या है, तो ये मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक है, डा ढा क्या है, तो ये मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जो जिह्वा द्वारा वर्ष कटक और कठोर तालु के बीच उच्चारित होते हैं। इनमें अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, तो जो टा वर्ग है, टाठा डाढ़ा अड़ा जो है, ये क्या होता है, मूर्धन्य व्यंजन होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, टाठा डाढ़ा अड़ा जो है ये आपके क्या होते हैं, तो टा वर्ग जो है ये आपका मूर्धन्य व्यंजन है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पर बी आंसर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से का वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा। अब देखो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि उच्चारण के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो का वर्ग, ठीक है, का वर्ग, चा वर्ग, ठीक है, पा वर्ग, टा वर्ग, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सा कंठ है, कौन सा तालव्य है, कौन सा ओष्ठ है, कौन सा दंत है, ठीक है, कौन सा मूर्धन्य है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो का वर्ग की अगर हम लोग बात करेंगे तो का क्या हो जाएगा, तो ये आपका कंठ हो जाएगा। ठीक है, का वर्ग की अगर हम लोग बात करेंगे ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका कंठ हो जाएगा। याद रखेंगे का वर्ग, का खा गा घा। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये कंठ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, तो यहाँ पर आप बी आंसर कर दोगे। यहाँ पर एक बार फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ, एक बार फिर से आप अच्छे से देख लो और आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो ये समझ लीजिए ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि एक प्रश्न आपका यहाँ से बनना तय है। आपके एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से बनना तय है। ठीक है, कंठ अगर हम लोग बात करें तो कंठ में क्या हो जाएगा, तो का खा गा घा अंगा हो जाएगा कंठ में। ठीक है, तालु से अगर हम लोग बात करें, तालु किनका उच्चारण स्थान है, तो चा वर्ग का चा छा जा झा इया। ठीक है, मूर्धा मूर्धन्य अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा, तो ये टा वर्ग हो जाएगा, टाटा डाढ़ा अड़ा। फिर दंत से अगर हम लोग बात करें, दंत किसका उच्चारण स्थान है, तो आप आंसर कर दोगे ता था दा धाना। ओष्ठ अगर आपसे बात करें तो आप आंसर करोगे पा फा बा भा मा। अंतस्थ व्यंजन आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। अंतस्थ व्यंजन आपको याद रखना है, यारा लावा। ठीक है, ये आपके अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय क्या होता है, घर्षण होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, वो ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या आपको याद रखनी है, बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा, हा। तो ये आपकी ऊष्म व्यंजन है और यहाँ से आपके एग्जाम में एक प्रश्न बनेगा गारंटी के साथ। ठीक है, एक से दो प्रश्न आपके बस इतनी जगहों से बन जाएंगे, तो इसको खूब अच्छे से आपको याद कर लेना है। ठीक है, यारा अलावा किस प्रकार का व्यंजन है, देखिए तुरंत पूछा गया। यारा लावा अगर हम लोग बात करेंगे तो यारा लावा ये किस प्रकार के व्यंजन है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आंसर कर दोगे, आप आंसर कर दोगे अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, किस प्रकार के, तो अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, तो बड़ा सा, छोटा सा, ठीक है, मूर्धन्य सा, और हा जो है ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। यारा लावा जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, दंत की अगर हम लोग बात करें तो ता वर्ग जो है, ता वर्ग जो है वो दंत में आता है, ता था दा धाना। ठीक है, और तालव्य में अगर हम लोग बात करें तो चा वर्ग आता है, चा छा जा झा जो है ये तालव्य में आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ठीक है, क्या है, तो किस वर्ग के, किस समूह के वर्णों का उच्चारण मूर्धा है, क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे क्या, बताइएगा क्या हो जाएगा। 31वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आंसर कर दोगे, करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। सा हो गया, री हो गया, टा हो गया, ठा हो गया, टा ठा डा डा अड़ा। टा वर्ग मैंने आप लोगों को बताया था, टा वर्ग जो हो जाएगा। ठीक है, तो टा वर्ग जो है तो उसका उच्चारण समूह जो है वो क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इन सारी चीजों को आप ध्यान रखिएगा। वर्ण समूह, उच्चारण स्थान। ठीक है, तो अगर हम लोग सा की बात करें, री की बात करें, टा की बात करें, ठा की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा, उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बड़ा सा, ह,
चा छा की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। सा ता था धा ना अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, तो दंत हो जाएगा। और का वर्ग की अगर हम लोग बात करें क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है बताइएगा। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, ओष्ठ, तालव्य या अनुनासिक। क्या आंसर कर दोगे, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ये कर दोगे, क्या कर दोगे, कंठ कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा क्या आपसे कह रहा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है छोटा आ, बड़ा आ, का वर्ग, हा, विसर्ग, आह, ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब आपका उच्चारण स्थान जो है वो कंठ है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा वर्ग जो है इनका जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ है। ठीक है, छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग, था वर्ग, सा, ये क्या है, तो ये तालव्य उच्चारण स्थान है। और स्पर्शी व्यंजन जो पांचवा वर्ण होता है वो क्या हो जाएगा, पंचम वर्ण। अगर हम लोग बात करें तो प्रत्येक वर्ग के, का वर्ग के, खा वर्ग के, गा वर्ग के, का वर्ग के, इसके अलावा चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया, तो उनके जो पंचम वर्ण होते हैं वो स्पर्शी व्यंजन होते हैं। और इसमें अगर हम लोग बात करेंगे अंगा की, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका अनुनासिक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। तो इनको अच्छे से आपको समझ लेना है। ठीक है, क्या करना है, तो इनको आपको अच्छे से समझ लेना है। प्रश्न यहाँ से बनते हैं, सारी चीजें जो आपको दिखा रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है, तो इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर करना है आप लोगों को कहाँ पर, तो आपको कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर करना है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। यहाँ पर हम लोग हिंदी के जो प्रश्न कर रहे हैं उसका उद्देश्य यही है कि आप प्रश्नों को देख लें कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और हिंदी में आपको कोशिश करना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही हो, ज्यादा से ज्यादा एक या फिर दो क्वेश्चन गलत हो, इससे ज्यादा गलत ना हो। अगर हिंदी में आप बेहतर करते हो तो फिर कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन जो है वो यहाँ से मजबूत होगा। तो हिंदी में बहुत मेहनत करनी है, हिंदी में आपको कोशिश करना है बिल्कुल क्वेश्चन गलत ना हो। इसीलिए मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन किस तरीके के आ सकते हैं, किस तरीके के पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कब कब पूछे गए, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो डेली हम लोग एक छोटी सी क्लास हिंदी की भी करेंगे, क्योंकि हिंदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीके जीएस तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ हिंदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग डेली एक छोटी क्लास हिंदी की भी करेंगे। तो सेशन को अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो जरूर जुड़ेगा। तभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।